नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन मैकेनिकल वालों के लिए और मोमेंटम ट्रांसफर केमिकल वालों के लिए उसको स्टार्ट किया था दोस्तों। और हमने बात की थी चैप्टर नंबर फर्स्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। दोस्तों, इस चैप्टर के बेसिक के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। इस चैप्टर के कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे और दोस्तों इस चैप्टर को अपन ने बेसिक कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास अपन स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास ये क्लास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कल की क्लास आपको समझ में आई होगी, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, हेडिंग मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखवा दिया था, इसके बारे में अपन कंटिन्यू करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज मैं बोल के थ्योरी आपको नहीं लिखाऊंगा, ना ही थ्योरी बोर्ड पे लिखूंगा। कल मैंने थ्योरी बोर्ड पे लिख दी थी। ठीक है, आज सब कुछ आपको जो भी मैं बोलूँगा, जो भी मैं आपको समझाऊंगा, ये सब कुछ लिखा हुआ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको नोट्स बनाना, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों की मैसेज आ रहे थे कि सर आप पीडीएफ दे दो, वहाँ से हम नोट्स कर लेंगे। क्योंकि इसे बोल के लिखने से हमारा टाइम भी ख़राब होता है और नेट का डाटा भी खर्च होता है। हालांकि लिखोगे तो आप बाद में भी तब भी लगेगा टाइम, तो पीडीएफ से लिखोगे तब भी, लेकिन नेट का डाटा आपका कम खर्च होगा क्योंकि आप समझते हुए चलोगे। और नोट्स कहाँ से बनाओगे? पीडीएफ से बनाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं भैया। आज का हमारा पहला हेडिंग है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में पहला जो पॉइंट है हमारा, वो पहला पॉइंट है कि वह पदार्थ जो बहने की क्षमता रखता है तरल कहलाता है। वह पदार्थ जो बहने की क्षमता रखता है क्या कहलाता है? तरल कहलाता है। ठीक है, तो जो भी बहेगा, चाहे वह फ्लूइड हो, वह चाहे वो द्रव हो, पानी हो, चाहे वह गैस हो, चाहे वो तेल हो, ऑयल हो, चाहे वो शक्कर की चाशनी हो, जो भी ग्राउंड फ्लोर पे या किसी भी फ्लोर पे, किसी भी धरातल पे, किसी भी समतल सतह पर या किसी टेढ़ी मेढ़ी सतह पर बह सकता है, यानी जिसमें बहने का गुण हो, वो क्या कहलाता है? तरल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? वह पदार्थ जो बहने की क्षमता रखता हो क्या कहलाता है? तरल कहलाता है। इसके बाद दोस्तों अपन सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो तरल होता है वह निश्चित समय तक कोई निश्चित आकृति धारण नहीं कर सकता। अर्थात तरल को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी की आकृति धारण कर लेता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो तरल है, जो फ्लूइड है, वो कोई निश्चित आयतन नहीं रखता कि भाई उसका आयतन इतना होता है, उसका आयतन इतना होता है। तो तरल जो फ्लूइड है उसका कोई फिक्स आयतन नहीं रहता। जिस भी आकृति के पात्र में अपन तरल को रखेंगे वो उसी की आकृति धारण कर लेता है। जैसे आयताकार पात्र में अपन तरल को रखेंगे तो आयताकार आयतन की आकृति धारण कर लेगा। त्रिभुजाकार पात्र में रखेंगे तो त्रिभुजाकार आयतन की आकृति धारण कर लेगा। तो जिस भी आकृति के पात्र में अपन तरल को रखेंगे, फ्लूइड को रखेंगे, वह उसी आकार के पात्र की क्या कर लेगा दोस्तों? आकृति धारण कर लेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तरल का कोई फिक्स आयतन नहीं रहता। जिस आकार के पात्र में से रखा जाता है वो उसी की आकृति धारण कर लेता है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम जो एसएससी जेईई का एग्जाम होता है उसमें बहुत सी बार पूछा जा चुका है कि जो आदर्श तरल होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? जो आदर्श तरल होते हैं। कौन से तरल? आदर्श तरल। वह असंपीड्य क्या होते हैं? असंपीड्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल एंड अश्यान को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन विस्कस। ठीक है, तो जो आदर्श तरल है, आदर्श तरल के बारे में दोस्तों अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ऐसा तरल जिसके प्रवाह के दौरान किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता हो उसे अपन आदर्श तरल कहते हैं। आदर्श तरल इनकम्प्रेसिबल यानी उस तरल को अपन दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते,
ठीक है, क्योंकि दबा देंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, और अवरोध तो चाहता ही नहीं है। अपने हाथ से कंप्रेस करेंगे तो अवरोध आएगा ना, तो अवरोध तो हो ही नहीं सकता आदर्श तरल के बीच में। तो क्या होता है, ये इनकम्प्रेसिबल होता है और अश्यान होता है। अश्यान मतलब इसके प्रवाह के दौरान जो पानी की परतें होते हैं उनके बीच में कोई प्रतिरोध या बल उत्पन्न नहीं होता। कैसे, इधर समझना। मान लो दोस्तों, ये आदर्श तरल प्रवाहित हो रहा है। अब आदर्श तरल प्रवाहित हो रहा है तो ये परतों के रूप में प्रवाहित हो रहा है। मान लो पानी की पहली परत दूसरी परत के ऊपर गति कर रही है, ऐसे करती है। पानी की पहली लेयर दूसरी लेयर के ऊपर गति कर रही है, और जब पानी की लेयर दूसरी लेयर के ऊपर गति करेगी तो वहां पे प्रतिरोधीय बल लगता है। लेकिन आदर्श तरल में किसी प्रकार का प्रतिरोधीय बल नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ अवरोध तो होता ही नहीं है। और जब प्रतिरोधीय बल नहीं लग सकता तो ऐसे प्रवाह को अपन नॉन विस्कस फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन विस्कस फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो। और दोस्तों ये पॉसिबल है क्या कि पानी प्रवाहित हो रहा है और दो परतों के बीच में कोई बल ही नहीं लगे? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जैसे बचपन में अपन कांच की छड़ों को रगड़ते थे, दो कांच की छड़ों को आपस में रगड़ते थे तो हमें बहुत मुश्किल होती थी उन्हें रगड़ने में। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रतिरोधीय बल लगता था। क्या लगता था? प्रतिरोधीय बल। तो जब भी कोई वाटरफॉल होगा तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर, एक परत दूसरी परत के ऊपर बल जरूर लगाएगी, वह आदर्श स्थिति में नहीं लगा सकती। इसलिए आदर्श जो तरल होते हैं, आइडियल फ्लूइड जो होते हैं, वह इनकम्प्रेसिबल यानी असंपीड्य और नॉन विस्कस यानी अश्यान होते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे अपन पॉइंट नंबर 4 की। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 जो है दोस्तों वह है कि जो वास्तविक तरल होते हैं, वास्तविक तरल, तो वास्तविक तरल क्या हो जाएंगे, समपीड्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समपीड्य, जिन इंग्लिश में बोल रहे हैं कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। दोस्तों बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और श्यान, श्यान यानी विस्कस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वास्तविक तरल जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, यानी उन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, और वो विस्कस होते हैं यानी श्यान होते हैं। श्यान कैसे होते हैं दोस्तों? मान लो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अच्छे से समझना, एक शुद्ध पानी है और एक शक्कर की चाशनी है, किसकी श्यानता ज्यादा होगी? अब श्यानता ज्यादा होगी या कम होगी, ये कैसे पता लगाएंगे दोस्तों? जिसमें प्रतिरोधीय बल ज्यादा उत्पन्न होगा प्रवाह के दौरान, उसकी श्यानता ज्यादा होगी। अपन ने एक धरातल पर अपने घर के अंदर फर्श पर, समतल पर एक पानी को डोला और एक चाशनी को डोला, कौन जितना जल्दी फ्लो होगा? पानी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, जबकि शक्कर की चाशनी धीरे गति से आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि शक्कर की चाशनी के अंदर प्रतिरोधीय संपीड़न बल जो उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है वो ज्यादा लग रहा है। किसके कंपेयर में, किसके कंपैरिजन में? पानी के कंपैरिजन में। इसलिए जिसमें प्रतिरोधीय बल ज्यादा होता है उसकी श्यानता ज्यादा होती है। तो पानी की तुलना में किसकी श्यानता ज्यादा होती है? शक्कर की चाशनी की श्यानता ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से श्यानता का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, विस्कस और नॉन विस्कस में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि अपने इस चैप्टर से रिलेटेड थे, जो कि इस चैप्टर की जड़ है, बेसिक है। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों अपन ने डिस्कस किया। नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो नोट्स आपको वहां से बनाने हैं। ठीक है भैया, अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा, वो अगला टॉपिक है न्यूटन के श्यानता का नियम। अगला टॉपिक क्या है? न्यूटन के श्यानता का नियम। न्यूटन के श्यानता का नियम या न्यूटन के श्यानता के नियम। न्यूटन के श्यानता का नियम क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अच्छे से इसे समझना। तो दोस्तों क्या होता है, न्यूटन के श्यानता के नियम के अनुसार द्रव का जो प्रतिबल होता है वो उसकी श्यानता के समानुपाती होता है। दोस्तों जब पानी की परत एक दूसरे के ऊपर प्रवाहित होगी, एक दूसरे के ऊपर जब पानी प्रवाहित चलेगा, प्रवाहित होगा, तो वहां पे क्या उत्पन्न होगा? प्रतिरोधीय बल लगेगा, प्रतिरोधीय बल लगेगा। कहाँ लगेगा? दो परतों के मध्य, दो परतों के मध्य, दो परतों के मध्य प्रतिरोधीय बल लगेगा। तो दोस्तों अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, सिविल वाले 4th सेम में पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, कि जब भी दो प्रतिरोधों के मध्य, जो परतों के मध्य
प्रतिरोधीय बल लगता है तो वहां पे प्रतिबल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रतिबल। हालांकि आपने ये फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में भी पढ़ लिया होगा, जब भी पानी प्रवाहित होता है यानी दो परतों के मध्य, दो परतें ही नहीं है, कोई भी दो पदार्थों के मध्य भी लग सकता है, तो जब वाटर फ्लो होगा तो दो परतों के मध्य जब भी कोई प्रतिरोधीय बल लगेगा तो वहां पे प्रतिबल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? प्रतिबल उत्पन्न होगा। और प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो प्रतिबल उत्पन्न होगा, ये प्रतिबल जो होता है, ये प्रतिबल जो होता है, ये इस प्रवाहित पानी की, प्रवाहित वाटर की, प्रवाहित द्रव की, प्रवाहित तरल की श्यानता के समानुपाती होता है। श्यानता के यानी विस्कोसिटी के समानुपाती होता है। श्यानता क्या होती है वो मैंने समझा दिया आपको। जितना तरल के अंदर गाढ़ापन ज्यादा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी। श्यानता अधिक तो होगी, लेकिन श्यानता है क्या? तो श्यानता भैया जो है तरल के गुणधर्म है, तरल की प्रॉपर्टी है। तो वैज्ञानिक जो बाबा है न्यूटन, उन न्यूटन ने क्या नियम दिया कि जब भी कोई द्रव प्रवाहित होगा तो उस द्रव के अंदर जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वो प्रतिबल किसके समानुपाती होगा? श्यानता के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? श्यानता के समानुपाती होगा। किसने कहा है? न्यूटन बाबा ने कहा। ठीक है भैया, अर्थात न्यूटन बाबा के अनुसार प्रतिबल किसके समानुपाती हो जाएगा? श्यानता के। ठीक है भैया, तो ये हो गया हमारा न्यूटन के श्यानता का नियम। ठीक है, एक बार जब मैं कॉलेज के अंदर टेस्ट की कॉपियां चेक कर रहा था, मिड टर्म की कॉपियां, तो बहुत से नमूने होते हैं जो बिना पढ़े उठ उठ के आ जाते हैं पेपर देने, एग्जाम देने। तो जो मैंने टेस्ट के अंदर बच्चों को टेस्ट में दिया, भाई न्यूटन का श्यानता का नियम लिखो, तो किसी महान आत्मा ने क्या आंसर दिया कि सर्दी के दिनों में न्यूटन बाबा को सर्दी लगती है तो उसको अपन न्यूटन के श्यानता का नियम कहते हैं। तो कौन कौन सी आत्मा इस देश में है अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सभी प्रकार की आत्माएं यहाँ पे अवेलेबल है, पढ़ने वाले भी और मजे मारने वाले भी। मजे मारने वाले ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आपको क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगली क्लास में, अगले सेशन में मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा। दोस्तों, जब मैं क्लास लेता रहता हूं तो मैं आपके कमेंट नहीं देखता, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कमेंट कर दिया करो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं कमेंट क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट जरूर देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि पढ़ाते वक्त मेरा ध्यान बोर्ड पे रहता है, टॉपिक पे रहता है, उस वक्त कमेंट पे ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हालांकि कुछ बार, बहुत सी बार टेक्निकल टीम है वो कमेंट का रिप्लाई जरूर कर देती है, मैं क्लास लेता हूँ तब भी, लेकिन बहुत से क्वेश्चनों का जवाब उन्हें भी पता नहीं रहता। ठीक है भैया, तो प्रतिबल किसके समानुपाती होता है? श्यानता के। अब दोस्तों, ये कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए। अब अभी तक जो भी हमने पढ़ा, जिसके भी बारे में हमने डिस्कस किया, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके दोस्तों। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिख देता हूँ, बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक द्रव जिसकी श्यानता 40 न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन है, एक द्रव जिसकी श्यानता, एक द्रव जिसकी श्यानता 40 न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर है। श्यानता का मात्रक होता कैसे है आगे हम समझेंगे इस चैप्टर में, अभी ध्यान रख लो। एक द्रव जिसकी श्यानता 40 न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर है तथा इस पर आरोपित होने वाले बल का मान 20 न्यूटन है तथा इस पर आरोपित होने वाले बल का मान, होने वाले बल का मान 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है। ठीक है, आरोपित होने वाले बल का मान कितना है? 20 न्यूटन है तथा द्रव के प्रवाह होने वाले पाइप का व्यास 4 मीटर है तथा द्रव के प्रवाहित होने वाले तथा द्रव के प्रवाहित होने वाले
पाइप का व्यास, पाइप का व्यास 4 मीटर है, यानी जिस पाइप के अंदर द्रव का प्रवाह हो रहा है उस पाइप का व्यास कितना भैया, 4 मीटर। तो प्रतिबल का मान ज्ञात करो। तो प्रतिबल का मान ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे समझना। न्यूमेरिकल अपने इस चैप्टर के स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। बहुत बेसिक चैप्टर है इस सब्जेक्ट का, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, और अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब भी मजा आ जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर है कैसे आपको पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसे किस में लिख देंगे, गिवन डेटा में। एक द्रव जिसकी श्यानता का मान हमें दे रखा है, म्यू का मान दे रखा है 40 न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस पर आरोपित होने वाले बल का मान दे रखा है, फोर्स का मान दे रखा है 20 न्यूटन, ठीक है। प्रयुक्त होने वाली पाइप का व्यास दे रखा है, स्मॉल डी का मान दे रखा है 4 मीटर। प्रतिबल का मान हमसे पूछा है, तो दोस्तों हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। मैंने प्रतिबल का फॉर्मूला भी आपको बताया था। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल का मान क्वेश्चन में दे रखा है 20, व्यास दे रखा है। तो जब भी व्यास देगा, जब भी अगर क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ है, यानी डायामीटर स्मॉल डी दिया हुआ है 4 मीटर, तो जब भी डायामीटर क्वेश्चन में देगा, जब भी व्यास क्वेश्चन में देगा, तो व्यास देने पर क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है π/4 d स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर आपने पढ़ा है, उस πr स्क्वायर से r की जगह d/2 पुट करके मैंने सोल्व किया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, π/4 d स्क्वायर। कैसे पता चला, जो पाइप होता है पाइप वृत्ताकार ही रहेगा, क्योंकि हमें पाइप का व्यास दे रखा है। व्यास दे रखा है तो व्यास उसी का देगा जो चीज वृत्ताकार है। तो जिस पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा है वो वृत्ताकार पाइप है और उसका व्यास 4 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की जगह π/4 और d का मान 4 का स्क्वायर। कैलकुलेटर से आप इसे सोल्व करोगे, याद रखना पाई की जगह मान 3.14 पुट करना, पाई का मान 3.14 पुट करना। जब भी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हालांकि नहीं सिखाया था, क्योंकि मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं था। लेकिन जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर मेरे से पढ़ा है, फिजिक्स में, मैकेनिक्स में, मैंने आपको बता दिया कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, वहां पे मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब जिस महान आत्मा ने सेकंड सेमेस्टर नहीं पढ़ा उसके यहाँ परेशानी आएगी। मैंने कह दिया था सेकंड सेमेस्टर के बिना सेकंड ईयर में कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जिन महान आत्मा महान कार्य कर रहे थे नहीं पढ़कर, उनको मजे आने वाले हैं, ठीक है। तो π/4 d स्क्वायर, इसे कैलकुलेटर सोल्व करेंगे। कैलकुलेटर में पाई का मान 3.14 पुट करना। इसे सोल्व करोगे तो सिग्मा, प्रतिबल को अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चिन्ह किसका है भैया, ये चिन्ह है सिग्मा का। किसका है लिख लेना, यहाँ पे एग्जाम में मत लिखना इसे। चिन्ह किसका है, ये सिग्मा का। तो सिग्मा का मान कितना जाएगा, इसे सोल्व करोगे तो सिग्मा का मान आ जाएगा 1.59 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है सिग्मा का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे होता है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल सिग्मा का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक लगाना मत भूलना, अगर मात्रक लगाना भूल गए तो एग्जामिनर नंबर देना भूल जाएगा, ठीक है। हर चीज के नंबर कटते हैं, तो ये मात्रक लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसको एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं, ठीक है भाई। चलिए अपन आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो नोट्स आगे बढ़ते अपन आगे बात करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वह है न्यूटनीय तरल। न्यूटनीय तरल, जैसे इंग्लिश में न्यूटनीय फ्लूइड बोल सकते हैं,
अब न्यूटनीय तरल क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि ऐसा तरल, ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन के नियम का पालन करता हो, न्यूटनीय तरल कहलाता है। ऐसा तरल जो न्यूटन के श्यानता के नियम का पालन करता हो, न्यूटन के श्यानता का नियम अभी कुछ ही देर पहले हमने पढ़ा, तो जो फ्लूइड, जो भी तरल उस नियम का पालन करेगा, उस तरल को क्या कहेंगे अपन, न्यूटनीय तरल। दूसरा जो तरल आता है दोस्तों, वो आता है अन्यूटनीय तरल। तो अन्यूटनीय तरल क्या हो जाएगा, अन्यूटनीय तरल ऐसा तरल जो न्यूटन के श्यानता के नियम का पालन नहीं करता हो, अन्यूटनीय तरल कहलाएगा। तो दो इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, न्यूटनीय तरल, ऐसा तरल जो न्यूटन के श्यानता के नियम का पालन करता हो, न्यूटनीय तरल कहलाता है। और ऐसा तरल जो न्यूटन के श्यानता के नियम का पालन नहीं करता है, न्यूटन बाबा के नियम का पालन नहीं करता है, वह अन्यूटनीय तरल कहलाता है। ठीक है भैया, मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अगली हम बात करते हैं प्रतिबल तथा वेग अनुपात के बीच ग्राफ। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, प्रतिबल तथा वेग अनुपात के बीच ग्राफ। वेग अनुपात के बीच ग्राफ, अगला जो टॉपिक है हमारा बच्चों क्या है, प्रतिबल तथा वेग अनुपात के बीच ग्राफ। अब दोस्तों यहाँ पे y एक्स पे लेंगे हम प्रतिबल, ये y एक्स होता है, इसे तो आप जानते होंगे बच्चों, ठीक है। ये हमारा y एक्स होता है, y एक्स पे अपन प्रतिबल लेंगे। प्रतिबल के बारे में अपन ने अभी कुछ ही देर पहले पढ़ा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और y एक्स पे लूंगा मैं वेग अनुपात, क्या लूंगा, वेग अनुपात। और वेग अनुपात क्या होता है इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। वेग अनुपात बराबर होता है dy बाई डी एक्स। अब आपको याद रखना है, वेग अनुपात बराबर क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। इधर प्रतिबल लिया हमने, इधर हमने क्या लिया, वेग अनुपात। वेग अनुपात को अपन dy बाई डी एक्स या du बाई dy से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन याद रखना इधर वेग अनुपात लेंगे और इधर प्रतिबल लेंगे, ठीक है। वेग अनुपात को याद रखना अपन dy बाई डी एक्स से या du अपॉन dy किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली बहुत सी किताबों में 70% बुकों में इससे रिप्रेजेंट कर रखा है du अपॉन dy से। चाहो तो इससे याद भी रह जाएगा, u का मतलब वेग, तो du अपॉन dy से रिप्रेजेंट कर लो तुम तो, ठीक है। यहाँ पे मैं du अपॉन dy लिख देता हूँ, du अपॉन dy, इसे मिटाए दो। तो वेग अनुपात को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, du अपॉन dy से। प्रतिबल को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। y एक्स पे अपन प्रतिबल लेंगे, x अक्ष पर अपन क्या लेंगे, वेग अनुपात लेंगे। तो दोस्तों जब वैज्ञानिकों ने प्रतिबल और वेग अनुपात के बीच ग्राफ ड्रॉ किया प्रैक्टिकल की सहायता से, एक्सपेरिमेंट की सहायता से, तो उन्होंने दो प्रकार के ग्राफ प्राप्त किए। एक तो ऐसा ग्राफ प्राप्त किया और एक ऐसा ग्राफ प्राप्त किया, ठीक है। एक तो बिल्कुल सरल रेखा प्राप्त किया, स्ट्रेट लाइन प्राप्त किया, और एक इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त किया। एक इस प्रकार का भी हो सकता है और एक इस प्रकार का भी हो सकता है। जब सरल रेखा का ग्राफ प्राप्त किया तो अपन कह सकते हैं ये जो ग्राफ होगा वह न्यूटनीय तरल का रहेगा। किसका रहेगा, न्यूटनीय तरल का। और जब इस प्रकार का या इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा तो वो कौन सा रहेगा, अन्यूटनीय तरल प्रकार, ठीक है। जब ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होगा तो ग्राफ कौन सा तरल का रहेगा, न्यूटनीय तरल रहेगा, यानी वो न्यूटन की श्यानता नियम का पालन करेगा। जब ग्राफ हमें इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा तो वह जो ग्राफ प्राप्त होगा वो अन्यूटनीय तरल का, जो कि न्यूटन के श्यानता के नियम का पालन नहीं करेगा, उस प्रकार के द्रव का प्राप्त होगा, उस प्रकार के तरल का प्राप्त होगा। ये वाला ग्राफ बहुत कम केस में प्राप्त होता है, इसलिए इस वाले ग्राफ को ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन बहुत सी बुकों के अंदर ये भी बना रखा है, तो मैंने आपको समझाने के लिए ज़रूर बता दिया। लेकिन इसको मिटा दो, ये केवल 10% सही मायनों में प्राप्त होता है। सही मायनों में जो ज़्यादा वैल्यू जो प्राप्त होती है न्यूटनीय तरल के लिए, वो इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो न्यूटनीय तरल के लिए तो बिल्कुल सरल रेखा और किसी कर्व शेप में रहेगा, तो वह अन्यूटनीय तरल के लिए ग्राफ हमें प्राप्त होगा। तो ये इंपॉर्टेंट 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रतिबल तथा वेग अनुपात के बीच जो ग्राफ होगा वो किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राफ अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो एक बार आप इसे अच्छे से देख लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं
आगे जो अगला हेडिंग है हमारा वो है आपेक्षिक आयतन। तो अगला हेडिंग क्या है भैया हमारा? अगला हेडिंग है हमारा आपेक्षिक आयतन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? आपेक्षिक आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है आपेक्षिक आयतन? आपेक्षिक आयतन होता है दोस्तों आयतन तथा द्रव्यमान के अनुपात को आपेक्षिक आयतन कहा जाता है तथा इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित किया जाता है। आयतन तथा द्रव्यमान के अनुपात को आपेक्षिक आयतन कहा जाता है तथा इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित किया जाता है। तो आयतन को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, द्रव्यमान को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और आपेक्षिक आयतन को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या है? आपेक्षिक आयतन। ठीक है, इसके मात्रक की अपन बात करें, इसके यूनिट की अपन बात करें, इसका मात्रक क्या होता है? तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, तो दोस्तों मीटर क्यूब पर किलोग्राम किसका मात्रक हो जाएगा? आपेक्षिक आयतन का मात्रक हो जाएगा। आयतन और द्रव्यमान के अनुपात को आपेक्षिक आयतन कहा जाता है, इसे कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब पर किलोग्राम। अब दोस्तों यहाँ पे अपन स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस क्या है बच्चों? स्पेशल केस की अपन बात करें तो देखो यहाँ पे वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? कैपिटल वी बराबर स्मॉल वी अपॉन एम। ठीक है, अब दोस्तों मैंने क्या किया, इस v को नीचे ले आया, m अपॉन वी। इस v को मैं m के नीचे बटा में ले आया, ला सकता हूं क्योंकि ये बटा में से हटेगा तो वापस कहाँ चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अगर ये ऊपर चला गया तो इसको मैं वापस नीचे भी ला सकता हूं इस प्रकार से, क्योंकि अगर ये इस v को मैं वापस बटा में से हटा के ऊपर ले जाना चाहूंगा तो वापस यहाँ चला जाएगा, तो इस ऊपर वाले को अपन नीचे इस प्रकार से ला सकते हैं। और दोस्तों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था घनत्व रो बराबर होता है m अपॉन वी। द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है, और उसे रो से प्रदर्शित किया जाता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो m अपॉन वी किसके बराबर होता है? रो के बराबर होता है। तो यहाँ पे m अपॉन वी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? m अपॉन वी की जगह लिख सकता हूं मैं रो। तो दोस्तों आपेक्षिक आयतन का एक फॉर्मूला और आ गया, यानी घनत्व के व्युत्क्रम को 1/रो, यानी घनत्व कहाँ जा रहा है? व्युत्क्रम में जा रहा है, ये हर में जा रहा है, बटा में जा रहा है। बटा का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम। अगर ये अंश में होता तो ये समानुपाती होता, लेकिन ये हर में है तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो आपेक्षिक आयतन होता है वह घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? घनत्व के। और कैपिटल वी बराबर हम लिख सकते हैं 1/रो, यानी 1 घनत्व। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आपेक्षिक आयतन होता है ये घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो भी मैं बोल रहा हूँ सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो नोट्स आपको वहां से बनाने में बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि कोई विद्यार्थी बीच में से जुड़ता है तो उसे पता ही नहीं होता कि सर तो थ्योरी तो लिखा ही नहीं रहे, तो थ्योरी कहाँ लिखी हुई मिलेगी? जो भी मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज सब कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ में मिलेगी। आगे की क्लासेस स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप के अंदर चलेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप स्टडी जोन क्लासेस की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो, और वहाँ पे आप इस सब्जेक्ट का कोर्स खरीद सकते हो, चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच का विद्यार्थी हो, चाहे वो केमिकल ब्रांच का विद्यार्थी। पढ़ना है आगे, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है, वो ऐप को इंस्टॉल करके कोर्स खरीद लेना। ठीक है भैया, ये हमने बात करी आपेक्षिक आयतन स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे, इसे एक बार अच्छे से आप देख लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और नए कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको होमवर्क के लिए।
उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। देखते हैं कौन सा विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर करके लाता है, या कौन सा विद्यार्थी कमेंट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए आपको, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में टाइप करना है अगली क्लास से पहले। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आप नोट कर लो। एक द्रव का घनत्व 2000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन है एक द्रव का घनत्व 2000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। एक द्रव का घनत्व 2000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इस द्रव का घनत्व, हालांकि घनत्व जो होता है डेंसिटी होती है, वो किसी भी द्रव के लिए कांस्टेंट होती है, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो अपन क्वेश्चन की तरह मान सकते हैं। यदि इस द्रव का घनत्व 4000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, यदि इस द्रव का घनत्व 4000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, ऐसी करो 4000 की जगह 8000 कर लो, क्या कर लो 8000। यदि इस द्रव का घनत्व 8000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाए तो आपेक्षिक आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? तो आपेक्षिक आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले। और दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो भी हम ये सेकंड ईयर के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर में अपन ने मैकेनिक्स पढ़ा था, जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, गवर्नमेंट नौकरी की, सरकारी नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करोगे, तो वहाँ पे मैकेनिकल, केमिकल, हालांकि केमिकल ब्रांच में तो एसएससी जेईई में वैकेंसी नहीं निकलती, लेकिन मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए और सिविल ब्रांच वालों के लिए एसएससी जेईई का पेपर होता है। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब है वो। वहाँ पे एक पेपर तो ऑब्जेक्टिव होता है, हालांकि डिटेल्स में एक वीडियो लाऊंगा, उसमें सब कुछ बताऊंगा। तो एक पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, एक पेपर सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी पे अपन साथ के साथ सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सिलेबस में पढ़ते हुए चलते हैं। क्योंकि दोस्तों जो आप सेकंड पेपर देखो सब्जेक्टिव, पूरे इंडिया के अंदर भी उसकी कोचिंग नहीं है कहीं पे भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, तो उसकी तैयारी भी अपने यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से हो रही है। अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, अच्छे से तैयारी करोगे, तो उस एग्जाम में भी आपके 100% अच्छे नंबर आएंगे, मेरी गारंटी। मेरे से पढ़ाए हुए 3-4 स्टूडेंट अभी जेईई बन चुके हैं इन्हीं नोट्स के दम पे, इन्हीं पढ़ाई के दम पे, क्योंकि सेकंड पेपर की कोचिंग कहीं पे भी नहीं है पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस एग्जाम को भी टारगेट करके चलता हूँ आपके सिलेबस के साथ साथ ही। ठीक है, तो उस एग्जाम में आए हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको इस नोट्स में कराते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत बेनिफिट आपको इस क्लासेस का होने वाला है आगे फ्यूचर में, भविष्य में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमसे जुड़ सके। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो घंटी होती है साथ में उसे प्रेस जरूर कर देना, ताकि जब भी क्लासेस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।